नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबर रामनगर से है। यहां लक्ष्मी हथनी की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। हथनी की तबीयत इतनी खराब है कि उसे क्रेन के सहारे से खड़ा किया गया है। यह हथनी कुछ दिनों पहले भी बैठ गई थी, उस समय भी इसे खड़ा करने के लिए क्रेन का सहारा लिया गया था, लेकिन इस बार उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई है कि वो क्रेन के पट्टे के सहारे ही खड़ी है। वन विभाग इसके इलाज के लिए अब दक्षिण अफ्रीका के पशु चिकित्सकों की सहायता लेने की सोच रहा है। असल में इस हथनी के अगले बाएं पैर में इंफेक्शन हो गया है, जो तमाम कोशिशों के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला रामनगर वन विभाग का है, जिसकी सुपुर्दगी में हाईकोर्ट ने 7 निजी पालतू हाथी रखे हुए हैं। तो ये संभव नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ मेरी जानकारी में आया है कि अभी कुछ आने वाले दिनों में कुछ डॉक्टर्स ऐसे साउथ अफ्रीका से संभवतः आ रहे हैं, तो यदि संभव होगा तो उनकी भी हम सेवाएं लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोविंद पाटनी जुड़ गए हैं। गोविंद, जिस लक्ष्मी ने अपने महावत की जान बचाई थी, आज वो खुद संकट में है। बिल्कुल मनु, इसकी स्थिति काफी खराब होती जा रही है। इसको कई महीनों से जो है इसके पैर में इन्फेक्शन है। हालांकि डॉक्टरों की एक टीम लगी हुई है इसकी देखभाल करने में, लेकिन अभी इस बीच में 2-3 दिन से ना तो इसको डॉक्टर कोई देख पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर छुट्टी पे चले गए। जो पशु चिकित्सक रामनगर के एकमात्र वो इसका इलाज कर रहे हैं, और डॉक्टरों के ना होने से जो वन विभाग के डॉक्टर थे वो छुट्टी पे गए हुए हैं, तो इसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है। इसलिए उनका कहना है, रामनगर वन विभाग के डीएफओ का जो कहना है कि वो जो है इसके लिए साउथ अफ्रीका के डॉक्टरों को भी देख रहे हैं। अगर साउथ अफ्रीका से डॉक्टर कॉर्बेट भ्रमण पर आते हैं तो वो उसका इलाज उनसे भी कराने की सोच रहे हैं। जी मनो, आपको नहीं लगता कि देर हो गई है? सोच रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के चिकित्सकों को बुलाया जाएगा, और वो हथनी की पहली ही हालत इतनी खराब हो चुकी है। बिल्कुल, काफी देर हो चुकी है। हथनी की हालत काफी नाजुक है। जिस तरह से उसको क्रेन के सहारे खड़ा किया गया, क्योंकि वो हाथी का जैसा शरीर और उसको उसके पांव में तकलीफ को तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से खड़ी रह रही है। और वो अगर उसके क्रेन का पट्टा हटाया जाएगा तो वो गिर जाएगी। लेकिन वन विभाग अभी तक पंतनगर विश्वविद्यालय से और एसओएस एक संस्था है जो मथुरा में काम करती है, तो उसके डॉक्टरों को भी ला करके उन्होंने इसका चेकअप कराया, उनसे इलाज इसका चल रहा है। लेकिन उनका कहना है कि अभी यदि डॉक्टर आएंगे तो उनसे, साउथ अफ्रीका के डॉक्टर, तो उनसे भी हम इसको दिखा करके और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जी मनु। गोविंद, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि हथनी खड़ी भी नहीं हो पा रही है और वन विभाग लगातार लापरवाही बरत रहा है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि वन विभाग काफी लापरवाह हुआ है, और वो उसको खड़ा हो पाना उसके लिए काफी मुश्किल काम है, क्योंकि उसके पैर में इन्फेक्शन है। ये हाथी के यदि पैर में इन्फेक्शन होगा तो उतना बड़ा शरीर वो संभाल नहीं पाता और वो निश्चित रूप से नीचे गिरेगा। तो इसलिए उसको क्रेन के सहारे खड़ा किया गया, और ये माना जाता है कि यदि हाथी बैठ गया तो उसका उठना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चूंकि 2 बार बैठ चुकी है और इसको क्रेन के सहारे से उठाया गया है। ये काफी गंभीर मामला है, और इस पे जो है वन विभाग उस तरीके से ट्रीटमेंट उसका नहीं करा पा रहा जिस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कराया जाना चाहिए था। जी मनु। और ये वन विभाग के जो अधिकारी जो छुट्टी पर गए हुए हैं, उनकी छुट्टियां कब तक खत्म होंगी? देखिए मनु, इसमें वन विभाग के अधिकारी नहीं, वन विभाग के जो डॉक्टर हैं, जो वन विभाग ने अपने डॉक्टर रखे हुए हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, वो जो है छुट्टी में हैं। तो उनकी छुट्टियां कब तक खत्म होंगी ये तो अभी इनको डीएफओ को भी नहीं पता है कि वो कब तक वापस लौट के आएंगे। जी गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और देशराज कर्णवाल के बीच चल रही जुबानी जंग में मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ा, और अब बीजेपी के महामंत्री के साथ ही दोनों विधायक दावा कर रहे हैं कि उनकी जंग अब दोस्ती में बदल गई है। देखिए क्या है ये पूरा माजरा। हरिद्वार की खानपुर सीट से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल के बीच जुबानी जंग ने बीजेपी की जमकर किरकिरी कराई। पार्टी ने नोटिस भी भेजा, लेकिन चैंपियन पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। उल्टा नोटिस के दूसरे ही दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को और तूल दे दिया। अब इसके बाद खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने दोनों विधायकों को तलब किया। पार्टी महामंत्री नरेश बंसल के साथ दोनों विधायक सीएम आवास पहुंचे, जहां देशराज कर्णवाल के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने दोनों विधायकों की जमकर क्लास ली, और बैठक के बाद मामला सुलझ जाने का बड़ा दावा किया गया। बंसल जी, क्या रहा पूरा मामला? पुराने जो आपसी गलतफहमियां थी वो दूर हो गई है, और दोनों पार्टी के हित में, जनता के हित में काम करेंगे। सम्मानित विधायक है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भी है। दोनों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार की है,
और आगे से इस प्रकार की गलती नहीं होगी। सीएम साहब और आदरणीय नरेश बंसल जी ने यहाँ पर बुलाया था तो मैं आया और ठीक समय में ठीक 9 बजे आया, क्योंकि पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। और उसके बाद सुलह हुई, सुलह में जो भी निर्देश हुए हैं मैं उसको मानूंगा और मानता रहूंगा। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे और हमारी पार्टी के जो बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश बंसल जी वो बैठे हुए थे। उन्होंने ठीक उसी तरह समझाया जैसे एक बाप या एक माँ अपने 2 बच्चों को समझाती है। मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते ही जहां नरेश बंसल और देशराज कर्णवाल ने मीडिया से बातचीत की, तो वहीं कुंवर प्रणव चैंपियन सीधे अपने घर चले गए। कुछ ही देर बाद उनके पीछे पीछे देशराज कर्णवाल भी चैंपियन के घर पहुंच गए। अब यहाँ भी दोनों के बीच अलग से बातचीत हुई और फिर सबके सामने दोनों नेता कुछ भाई भाई के अंदाज में ऐसे नजर आए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ये कहूंगा बस। आप तो अखाड़े तक पहुंच गए थे, अभी कह रहे सर कुछ उन बातों को भूलिए ना। मिट्टी डालिए कब्र पे, कब्र खोदते नहीं, कब्र पे मिट्टी डालते हैं। और जो आगे किस तरीके से काम करेंगे दोनों हरिद्वार में मिलकर? मेरा छोटा भाई है, जो मैं कहूंगा खड़ा होगा आधी रात आके, पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी माँ है हमारी, बाकी इससे पूछ लो। तो अब कोई नाराजगी नहीं रही ना भाई? घर में खड़े हैं, मेरा घर है लंडोरा हाउस, बढ़िया मिठाई खवाई, पूछ लो पसंद ना आई तो बताओ। कड़वी लगी क्या मिठाई भाई? बता, मिट्टी लगी होगी बस। ये मेरे बड़े भाई थे और हैं और रहेंगे। और मामला जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और संगठन के सामने उन्होंने तय कर दिया है। सभी बातें खत्म हो चुकी हैं अब। और बाबा साहब अंबेडकर जी का फोटो नोट पर आए, इसका खुलकर हम समर्थन करें। क्या बात, शाबाश शाबाश। मैं आशीर्वाद देता हूँ छोटे भाई को। वैसे यही राजनीति है। जिस ड्रामे के साथ झगड़े की शुरुआत हुई, उसी ड्रामे के अंदाज में अंत भी हुआ। कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे चैंपियन और देशराज आज एक मां के 2 बेटे हो गए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में वोटिंग होने के बाद अब प्रदेश भाजपा के बड़े नेताओं को दूसरे प्रदेश में प्रचार की जिम्मेदारी दी जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज राजस्थान के जयपुर में प्रचार के लिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक उड़ीसा में प्रचार करेंगे, तो वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और विधायक सहदेव पुंडीर को प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल भेजा गया है। तो आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राजस्थान के जयपुर में प्रचार करने के लिए जाएंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक उड़ीसा में प्रचार करेंगे, तो वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और विधायक सहदेव पुंडीर प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किशोर रावत जुड़ गए हैं। किशोर, क्या कुछ कार्यक्रम है आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य नेताओं का? देखिए, उत्तराखंड में 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो गया। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि तमाम जो उत्तराखंड के बीजेपी के लीडर्स हैं, उसमें सीएम त्रिवेंद्र रावत खुद मौजूद है, वो बाहर प्रदेशों में प्रचार के लिए जाएंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 19 और 20 यानी आज और कल जयपुर में कई चुनाव रैलियां और जनसभाएं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्री की भी ड्यूटी लगाई गई है, उनको भी भेजा गया है। तो ऐसे में जो अभी जानकारी मिली है, जो बीजेपी ने कार्यक्रम जारी किया, उसमें उड़ीसा में प्रचार के लिए भेजा गया है। इससे पहले 32 लोगों की टीम, जिसमें कई कार्यकर्ता, प्रदेश महामंत्री और उपाध्यक्ष और सचिव के नाम शामिल थे, वो पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में गए हैं। फिलहाल अभी दूसरे चरण का भी मतदान खत्म हो गया। तीसरे चरण के मतदान के लिए तमाम जितने भी उत्तराखंड के भाजपा के नेता है वो प्रचार पे गए हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत अब जयपुर गए हैं प्रचार के लिए। 3 बजे प्रचार के लिए निकलेंगे यहाँ से, देहरादून से, और आज और कल वहाँ प्रचार करेंगे। इसके साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके झारखंड और उत्तर प्रदेश के जो तीसरे चरण के मतदान होना, वहाँ पर भी प्रचार करेंगे। जी किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में हाउस टैक्स जमा करने के लिए अब आपको लंबी लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं है। निगम ने हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा करने के लिए बैंक के साथ करार किया है। 22 अप्रैल से ये सेवा शुरू हो जाएगी। देहरादून नगर निगम अब हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा करने की सुविधा देने जा रहा है। ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन के लिए इंडसइंड बैंक के साथ करार किया गया है और 22 अप्रैल से इसकी शुरुआत भी होगी। अब इससे न सिर्फ लोगों को लंबी लाइनों से निजात मिलेगी, साथ ही निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। आज के युग में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और ये डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं। इस युग में अगर हाउस टैक्स की प्रक्रिया ऑनलाइन ना हो तो फिर क्या होगा?
सबसे बड़ा फायदा दोनों को है, जो असेसमेंट करता है और जो एसएससी है। हाउस टैक्स का ऑनलाइन होना अच्छी शुरुआत है। इसके साथ ही लोगों को हाउस टैक्स को लेकर जागरूक भी करना होगा। देखिए, शहर के विकास के लिए हाउस टैक्स जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और हमारे देश के कई शहरों ने जो है बड़ी आधुनिक प्रणाली भी बनाई है जहां पर उनका हाउस टैक्स कलेक्शन बेहतर भी हुआ है और उससे शहर में जो है सुधार भी हुआ है। जनक जब चीजें होती हैं तो जो लोग थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं, जमा नहीं करते हैं, उनको भी लगेगा कि जब घर बैठ के हमें सुविधा मिल रही है तो जमा करो, तो इसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन तो निश्चित रूप से आएगा। कई कोशिशों के बाद भी हाउस टैक्स कलेक्शन बढ़ नहीं पा रहा है, लिहाजा अब निगम ने ऑनलाइन रास्ता निकाला है। अब देखना होगा कि नई पहल कितनी कारगर साबित होती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में मेयर और अधिकारियों के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही है। मेयर अनीता शर्मा और उनके पति का आरोप है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और जानबूझकर हरिद्वार शहर में गंदगी फैला रहे हैं। इसी विरोध में हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा खुद सफाई के लिए नाले में उतर गए। सभासद के साथ मिलकर अशोक शर्मा नाले की सफाई करते रहे और मीडिया मौके पर पहुंची तो अशोक शर्मा फूट फूट कर रोने लगे और बीजेपी सरकार पर शहर की सफाई व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया। मेयर अनीता शर्मा का कहना है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मेयर की बात सुनी जाती है और मेयर पति एक सामान्य नागरिक हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जानबूझ के ही तो हो रहा है सब कुछ, जानबूझ के ही तो हो रहा। जब आप 15 करोड़ 90 लाख का नमामि गंगे का ठेका जो है आचार संहिता में कर सकते हैं तो ये तो 2-4-5 लाख की बात है। और पिछले बोर्ड में 5 लाख तक के काम इन्होंने जो है मौखिक आदेश पे करे मेयर के, तो अब क्या दिक्कत है भाई? ये तो 5 लाख क्या मैं समझता हूँ 3-4 लाख में सारा काम हो जाएगा। तो ये जानबूझ के कांग्रेस किस तरह बदनाम है। 6 महीने हो गए हैं इलेक्शन जीते हुए और हमने नाला गैंग के लिए बोला भी अधिकारी को, तो उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो दबाव अधिकारी सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी, और मंत्री जी के कहने से ही हो रहा है और किसके कहने से हो रहा होगा। देख लो 6 महीने हो गए हम अपने पैसे से ही सफाई करा रहे हैं और अधिकारी को बोलते हैं तो वो कहते हैं हमारे पे तो दबाव है। अरे किस चीज का दबाव है तुम्हें? मेयर अगर कुछ कहती हैं तो उसको उस पर कार्रवाई की जाती है। उनके पति को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, ना ही उनको करना। ये आप देखिए आम आदमी क्या कर रहा है, हमारे लिए वो भी आम आदमी है और प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। आप भी अपने घर में कुछ ना कुछ करते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। यहां ट्रेन से कटकर 2 हाथियों की मौत हो गई है। फिलहाल वन विभाग मौके पर मौजूद है। नंदा देवी एक्सप्रेस की टक्कर से दोनों हाथियों की मौत हुई है। हरिद्वार में लगातार हाथियों की ट्रेन से कटकर मामले सामने आते हैं। हरिद्वार वन विभाग की हरिद्वार रेंज में ये बड़ी घटना हुई है। हरिद्वार रेंज के जमालपुर कला का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां ट्रेन से कटकर 2 हाथियों की मौत हो गई है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां नंदा देवी एक्सप्रेस की टक्कर से 2 हाथियों की मौत हो गई है और लगातार यहां पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं कि अक्सर हाथी ट्रेन के ट्रैक पर आ जाते हैं और उनकी कटकर मौत हो जाती है। तो एक बार फिर हरिद्वार में ट्रेन से कटकर 2 हाथियों की मौत हो चुकी है। हरिद्वार रेंज के जमालपुर कला का ये पूरा मामला है। यहां पर ये बड़ी घटना घटी है। फिलहाल वन विभाग मौके पर मौजूद है। देहरादून का नगर निगम अपनी आर्थिकी स्थिति को बेहतर करने में लगा हुआ है। शहर भर में घर का टैक्स जमा करने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच नगर निगम अधिकारियों का एक फैसला उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। ये फैसला है देहरादून स्थित विधानसभा के पास स्थित चक्षा निगम के सब ऑफिस को बंद कर ऑफिस को मथोरो वाला शिफ्ट का। आपको बता दें कि इस ऑफिस से देहरादून के रायपुर और धर्मपुर के करीब 50,000 लोग टैक्स समेत निगम से जुड़े कार्यों को करवाते हैं, जिसके विरोध में स्थानीय जनता ने निगम के ऑफिस पहुंचकर हंगामा काटा। अब इस संबंध में तो अधिकारी लोग बताएंगे। हम तो यहाँ बैठे ही, हम तो चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता के लिए सुविधा हो जाए और यहाँ ही ऑफिस यथावत रहे, क्योंकि इस बारे में हमने मेयर साहब से भी बातचीत की। उन्होंने भी कहा है कि हाँ, इस ऑफिस को यहाँ रहना चाहिए कि ताकि इस क्षेत्र की जनता को लिए सुविधा रहे। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मथुरा वाला अगर जोनल ऑफिस में शिफ्ट होता है
तो यहाँ की क्षेत्र की जनता परेशान होगी। देहरादून में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि इलाज के अभाव में 4 साल की बच्ची तेजस्विनी की जान चली गई और आरोप देहरादून के कनिष्क अस्पताल पर लगा है। परिजनों का कहना है कि तेजस्विनी के गले में सेफ्टी पिन फंस गई थी और परिजन उसे हरिद्वार से देहरादून के कनिष्क अस्पताल लेकर आए। परिजनों का आरोप है कि यहां भर्ती करने के 24 घंटे बाद भी कोई डॉक्टर बच्ची को देखने नहीं आया और इलाज के अभाव में मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अस्पताल ने आरोपों से इनकार किया है। 6 बजे से आ रखे सर, 20 घंटे हो गए सर। इमरजेंसी का क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं किया सर, खाली ग्लूकोस लगाया, खाली कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया सर। यहाँ पे ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि है ना 24 घंटे यहाँ डॉक्टर्स की टीम है वो रहती है। अब उनका डेथ हो गई है बच्चे की, अब वो कुछ भी बोल रहे हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। रिलायंस इंडस्ट्रीज की चौथी तिमाही में शानदार नतीजे आए हैं। 2019 की चौथी तिमाही में RIL का मुनाफा 10,362 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय बढ़ाने में जियो, डिजिटल रिटेल, मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही है। हालांकि ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल ने भी कंपनी को निराश नहीं किया। रिटेल और टेलीकॉम से कंपनी को रेवेन्यू का खासा फायदा मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आय 1.2 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब की बार बढ़कर 1.38 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वहीं रिलायंस जियो की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 2019 की चौथी तिमाही में रिलायंस जियो का मुनाफा 1.1% बढ़कर 840 करोड़ रुपए रहा है, जबकि तीसरी तिमाही में 830 करोड़ रुपए था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।